हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर हैं, जिसमें कि आपका एचपी जीके और हिंदी ग्रामर ये दोनों सेक्शन रहने वाले हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए, आप कंटिन्यू इन मॉक टेस्टों को अटेंड करिए। बाकी हर रोज़ आपके लिए वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपना टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, आपके अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वह एचपी पटवारी का हो, एचपी पुलिस का हो या फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम जिसमें आपके हिंदी और एचपी जीके पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि बाणगंगा नदी किस पर्वत श्रृंखला से बहती है। तो बाणगंगा नदी जो वो सिकंदर धारा से बहती है, चूड़धार से, धौलाधार से या सिकंदर धार से। तो बाणगंगा है किसकी सहायक नदी सबसे पहले। तो बाणगंगा जो आपकी ये है ब्यास की सहायक नदी। किसकी? ब्यास की सहायक नदी आपकी बाणगंगा। लेकिन यहाँ पूछा गया कि बाणगंगा नदी किस पर्वत श्रृंखला से बहती है, तो ये बहती है धौलाधार पर्वत श्रृंखला। ठीक है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला से ये बहती है। और बाणगंगा है किस डिस्ट्रिक्ट में, तो बाणगंगा जो आपकी ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, बाणगंगा आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और खीर गंगा जो आपकी ये है आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। खीर गंगा आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ठीक है, और एक है आपकी गिरी गंगा। तो 3 गंगाएं आपकी, एक बाण गंगा, एक खीर गंगा और एक गिरी गंगा। बाण गंगा और खीर गंगा जो ये ब्यास की सहायक नदी है, और गिरी गंगा जो आपकी ये यमुना की सहायक नदी है। ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि बाणगंगा नदी किस पर्वत श्रृंखला से बहती है, तो ये बहती है धौलाधार पर्वत श्रृंखला से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें से बताना है कि कौन सी नदी जो आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है। गिरी, बाटा, बसपा या जलाल। तो आपको पता है कि गिरी हो गई, बाटा हो गई, जलाल हो गई। ठीक है, ये सारी आपकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। किसकी? यमुना की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन जो बसपा है ये आपकी सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज की, बसपा और स्पीति दो इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेनी है। बसपा और स्पीति जो है ये सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहला झरना किस जिले में स्थित है। तो राहला झरना जो है कुल्लू में है, शिमला में है, सिरमौर में या किन्नौर में है। तो राहला झरना जो आपका ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपका राहला झरना जो है ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा जिले का सरोल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चंबा जिले का ये जो सरोल है ये किस बात के लिए प्रसिद्ध है, क्या किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। अंगोरा खेती के लिए, मछली पालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, भेड़ प्रजनन के अंदर। तो जो आपका ये है सरोल चंबा जिले का, ये फेमस है भेड़ प्रजनन केंद्र के लिए। ठीक है, भेड़ प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है क्या? सरोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सतधारा झरना किस जिले में स्थित है। तो सतधारा झरना जो मंडी जिले में स्थित है, बिलासपुर में है, चंबा में या हमीरपुर में है। तो सतधारा झरना जो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक और होता है बुद्धिल धारा, एक और है, ये भी जरूरी है। जो बुद्धिल धारा है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, बुद्धिल धारा जो वो कहाँ पर स्थित है, ये आपने कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपने ये बताना है कि जो बुद्धिल धारा है ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है बुद्धिल धारा, इसका आंसर जो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडी जिले में ब्यास नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है। तो ये पूछा है कि जो मंडी जिले में जब ब्यास नदी प्रवेश करती है तो ये किस स्थान पर प्रवेश करती है। तो ये पंडोह में करती है, संथोल में करती है, बजौरा में करती है या ओट में। तो जो मंडी जिले में ब्यास नदी प्रवेश करती है ये बजौरा नामक स्थान पर प्रवेश करती है। ठीक है, बजौरा में। और कांगड़ा में किस जगह पर प्रवेश करती है, ये कांगड़ा में। कांगड़ा में किस जगह में प्रवेश करती है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की कसम खाई थी। तो किसने जो आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की कसम खाई थी। तो ये बाबा कांशीराम थे, पद्मदेव थे, भागमल सोठा थे, या इनमें से कोई नहीं। तो बाबा कांशीराम। तो जो बाबा कांशीराम थे इन्होंने आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की
कसम खाई थी, बाबा कांशीराम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भाई दो ना पाई आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार था? तो भाई दो ना पाई आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन का विस्तार था, भारत छोड़ो आंदोलन का, या असहयोग आंदोलन का, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का? तो भाई दोनों पाई जो ये था आपका सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का। किसका? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था ये। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था भाई दोना पाई। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? तो सोमनाथ ने किया था, राजकुमारी अमृत कौर ने किया था, बाबा कांशीराम ने किया था, या चौधरी शमशेर सिंह ने किया था? तो जो शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन था वो किया था आपकी राजकुमारी अमृत कौर ने। किसने? राजकुमारी अमृत कौर ने। राजकुमारी अमृत कौर ने। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका हिंदी का सेक्शन स्टार्ट है। इसमें बोला गया कि जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार। तो जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा? मानवीकरण अलंकार। एग्जाम्पल जैसे फूल हंसे, फूल हंसे कलियां मुस्काई। ठीक है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो अब फूल कभी हंसते हैं क्या? फूल हंसते नहीं हैं, लेकिन इसकी जो आपका तुलना करी जा रही है, इसका जो मतलब भावनाओं का इसका वर्णन किया जाए वो इंसान की तरह इसको लिया जा रहा है कि फूल हंसे और कलियां मुस्कुराई। अब कलियां मुस्कुराती है? नहीं, मुस्कुराती तो इंसान ही है ना, इंसान ही मुस्कुराता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, जो प्राकृतिक चीज़ें इनमें मानवीय भावनाओं का वर्णन किया गया है। ये कवियों का काम होता है ये सारे। ठीक है, कवि जो तुलना करते हैं, ऐसे इमेजिनेशन करते हैं मतलब किसी भी चीज़ की, तो ये उसी के संदर्भ में कहा गया कि फूल हंसे और कलियां मुस्काई। तो फूल हंसते नहीं है कभी और कलियां मुस्कुराती नहीं, लेकिन वर्णन किया गया किसका? मानवीय भावनाओं का। और वो यहाँ पे पूछा गया कि जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, कंठ है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है, या तालव्य है? तो आपको पता है कि आपका प हो गया, फ हो गया, ठीक है, प फ ब हो गया, भ हो गया और म हो गया। ये सारे क्या है आपके? ये जो आपके वर्ण हैं ये आपके ओष्ठ है। कौन से? ओष्ठ वर्ण। और वर्ग कौन सा आता है? ये प वर्ग में। वर्ण हो गए ओष्ठ और वर्ग कौन सा आता है? प वर्ग में। बाकी आपका ये जो व होता है ये होता है आपका दंतोष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ। ए और ऐ ये होते हैं आपके कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। ओ और औ ये होते हैं आपके कंठोष्ठ्य। कौन से होते हैं? कंठोष्ठ्य। ठीक है, ये थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। बाकी आपका पूछा गया कि भ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ वर्ण का उच्चारण स्थान जो है यहाँ पे ओष्ठ्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी से, शोर सोनी से, अर्ध मगधी से, या ब्राह्मण से? तो हिंदी खड़ी बोली जो आपकी विकसित हुई है शौर सेनी से। किससे? शौर सेनी से। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर, और एक होता है आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय, ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर वह स्वर होता है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना टाइम लगता है, और प्लुत स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी डबल टाइम लगता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे ओम वगैरह हो गए, ये आपके प्लुत स्वर में होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर क्वेश्चन ऐसे पूछे थे कि उच्चारण के आधार पर ये 3 जो है वो उच्चारण के आधार पर है स्वर के भेद। किसके? उच्चारण के आधार पर। और जीव के आधार पर भी स्वर के 3 भेद है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार है? तो ये है 3 प्रकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कौन सा स्वर है? अगर स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो अ जो आपका, ये है आपका मध्य स्वर। कौन सा स्वर? मध्य स्वर, अ मध्य स्वर। और आपका हो गया ई, छोटा ई, बड़ी ई, ए और ए, ये कौन से हो गए? ये हो गए आपके अग्र स्वर। ठीक है, ये मध्य स्वर हो गया। अब पश्च स्वर, ओ आ गया, ऊ आ गया, ओ आ गया, औ आ गया। ठीक है, ये जो आपके, ये कौन से स्वर हैं? ये है आपके पश्च स्वर। ठीक है, तो ये आपके अग्र स्वर हो गए, ये आपके मध्य स्वर हो गए और ये आपके पश्च स्वर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि अ कौन सा स्वर है? तो अ जो आपका ये मध्य स्वर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जीभ के आधार पर स्वरों के भेद है। ठीक है, जीभ के आधार पर, ये जो आपके, ये जीभ के आधार पर स्वरों के भेद है, जीभ के आधार पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये शारदा लिपि से हुआ, कुटिल लिपि से हुआ, खरोष्टी से या ब्राह्मी से? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो हुआ आपका ब्राह्मी लिपि से। किससे? ब्राह्मी लिपि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्वेषण में कौन सी संधि होगी? तो अन्वेषण, अन्वेषण का जब संधि विच्छेद करेंगे आप तो क्या बनेगा? अनुजमा एषण। ठीक है, बाकी ये छोड़ देना अपना, सीधा एक ही ट्रिक याद रखनी है एक, कि जहाँ भी आपका अंतस्था व्यंजन, अंतस्था व्यंजन य, र, ल, व आ जाए और इनसे पहले आपका आधा वर्ण आ जाए कोई भी। ठीक है, जैसे ये आ जाए, जैसे अन्वेषण आ गया है। ठीक है, तो जहाँ भी आपका ये अंतस्था व्यंजन, इनसे पहले आपका आधा वर्ण आ जाए तो वो संधि हो जाती है आपकी, कौन सी? यण संधि हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो अन्वेषण का संधि, इस कौन सी संधि होगी इसमें? इसमें हो जाएगी आपकी यण संधि, और संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुजमा एषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो जैसा कि आपको अभी बताया कि य, र, ल, व अंतस्था व्यंजन, इनसे पहले आपका आधा वर्ण आ जाए। जैसे य से पहले आधा वर्ण आ गया त। ठीक है, ये आ गया त, तो संधि हो जाएगी आपकी यण संधि। इसमें संधि हो जाएगी यण संधि। तो प्रत्येक में कौन सी संधि है? यण संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज जन्म में कौन सा समास है? आ जन्म में, तो जहाँ पर आ जाए, अनु आ जाए, यथा आ जाए, प्रति आ जाए, निर आ जाए, भर आ जाए, ये सारे पूर्व पद में आपके ये आ जाए। ठीक है, ये सारे आपके आ जाएं सबसे पहले, पहले पद में आपके, पूर्व नहीं पर पहले पद में सारे आपके ये आ जाएं। ठीक है, तो ये वाले शब्द आ जाएं, जैसे आ, अनु, यथा, प्रति, जैसे यथा शक्ति आ जाए। ठीक है, यथा शक्ति हो गया, तो पहला क्या आ गया? यथा आ गया। प्रतिदिन आ गया, प्रति पहला आ गया। ठीक है, भर पेट आ गया, भर पहले आ गया। ठीक है, तो ये जो समास होते हैं सारे आपके अव्ययीभाव समास होते हैं। तो ये आ जन्म में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य आपके 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका कृतवाच्य। कृतवाच्य, इसमें क्या होता है? इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है। किसकी? कर्ता की प्रधानता रहेगी कृतवाच्य में। पहला आपका कृतवाच्य, दूसरा आ जाएगा आपका कर्मवाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता रहेगी। किसकी? कर्म की। इसमें कर्म की प्रधानता आपकी रहेगी। थर्ड हो जाएगा आपका भाववाच्य। भाववाच्य, इसमें भाव की प्रधानता रहेगी। ठीक है, तो वाच्य आपके कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।